मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है सेमेस्टर 1 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के सिद्धांत क्या होते हैं वो हम आज देखेंगे। इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। देखिए, मेन लाइन है, आप अपने नोटबुक लेके बैठिए, नोट्स करिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हिंदी में, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखिए, अदरवाइज़ इंग्लिश में लिखिए। जो मेन पॉइंट्स आपको लगें उसको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में लिख लीजिए। सो इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड फैशन टू अचीव वन और मोर गोल। तो देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वर्किंग टुगेदर टू अचीव एनी गोल। ये मेन लाइन निकल के आती है कि एक संगठन कब निकल के आती है, एक कब बनती है संगठन, जब कुछ लोग मिल के काम करते हैं कोई गोल को पाने के लिए, कोई लक्ष्य को पाने के लिए कुछ लोग मिल के आते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, तब संगठन की स्थापना होती है। सेकंड, बर्नार्ड ने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्स ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से अधिक लोगों की समझबूझ के साथ की हुई, तालमेल के साथ की हुई गतिविधियां जब भी होने लग जाएंगी, संगठन सिस्टम में आ जाएगी। ठीक है। सो इनमें से आपको जो उनसे भी ठीक लगे, ये मोटी सी बात समझने की ये है कि 2 या 2 से अधिक आदमी जब कोई काम को करते हैं, मिल के काम करते हैं, तालमेल के साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द कीवर्ड, तालमेल। उनके अंदर तालमेल ज़रूर होना चाहिए। अगर 2 या 2 लोग हैं, एक दूसरे की नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे की जो है साथ नहीं दे रहे हैं, अनइवनली काम कर रहे हैं, ठीक है, डिसोरिएंटेड वे में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाएगी। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी। फिर है क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल, जिसको 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 आदमी भी हो सकते हैं, 4 आदमी भी मिलकर संगठन को बना सकते हैं। आपके क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, संगठन के सिद्धांत क्या हैं। भाई, किन सिद्धांतों के ऊपर एक संगठन की स्थापना होती है, किन चीज़ों का होना जरूरी है संगठन होने के लिए। भाई, ये चीज़ें होंगी तो संगठन होगा। ठीक है। सिद्धांत किसका है, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एकता किसकी, उद्देश्य की एकता। ठीक है। उद्देश्य की एकता, एक संगठन का मतलब है, एक संगठन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होगा। जब उनका एक उद्देश्य होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का रूप बनेगा। ठीक है। एक आप लिख लीजिए, एक सिद्धांत हो गया उद्देश्य की एकता। ठीक है। अगर सभी लोगों का एक उद्देश्य है और वो उसको पाने के लिए एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, संगठन बनने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप देखोगे आज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी में डिमांड होती है, आपसे डिग्री पूछी जाती है, आपसे कोई टेस्ट करवाया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। वो चाहते हैं कि आप कोई विशिष्ट आदमी हो, कोई आपकी स्पेशलाइजेशन हो, आपको कोई स्किल आती हो, आपके अंदर कोई टैलेंट हो। ठीक है। सो स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन एनी एरिया इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। सो जब आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, स्पेशलाइजेशन होना। ठीक है। स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होने के चांसेस हैं। ठीक है। आज आप किसी भी फील्ड में जाके देखिए, कहीं इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कहीं डॉक्टर्स की, कहीं लॉयर्स की, कहीं टीचर्स की, कहीं आपको एमए करनी पड़ती है, कहीं पीएचडी करनी पड़ती है, कहीं बीए करना पड़ता है, कहीं कोई एग्ज़ाम करना पड़ता है, कहीं एसएससी करनी पड़ती है। ठीक है। कहीं एचपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, कहीं यूपीएससी। ये क्या है, ये स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं आपसे,
ये आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप कुछ सर्टेन चीज़ें आपको पता हो ताकि आप आगे संगठन के काम कर सको। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल का सिद्धांत। तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, यूनिटी ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल नहीं होगा, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, अगर वहाँ 10 ऑफिसर बैठे हैं आपस में लड़ाई करने लग जाएं, एक दूसरे की ना माने, तो वहीं तालमेल बिगड़ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए तालमेल का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। 3 सिद्धांत हो गए आपके। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब है कि किसी आदेश देने की शक्ति किसी आदमी के अंदर हो, वह ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी मॉनिटरिंग नहीं करेगा, कोई आदमी आदेश नहीं देगा, कोई आदमी डायरेक्शन नहीं देगा, दिशा निर्देश नहीं देगा, तो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, ठीक से नहीं चलेगी। ठीक है, किसी ना किसी की अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिम्मेदारी का सिद्धांत। आज बहुत सारे काम होते हैं ऑफिस में, संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में कह लो, गवर्नमेंट ऑफिस में कह लो, प्राइवेट ऑफिस में कह लो, प्राइवेट जॉब में कह लो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी आदमी की नहीं होगी कुछ करने के लिए, ठीक है, आपको काम अलॉट हो गया लेकिन आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आप उसको नहीं करोगे, सोचोगे ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो सक्सेसफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब है अपने डेलीगेट कर देना काम को, मतलब काम को बांट देना, काम को अपने से निचले स्तर पे दे देना। लाइक आपको, आपकी कोई अथॉरिटी बनती है, आपको कोई काम करना होता है लेकिन आप उसको किसी कारणवश नहीं कर पाते हो, तो आप अपने जूनियर को वो काम सौंप सकते हो कि आप मेरा ये काम करिए। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी और एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या होता है? सुपीरियर कौन है? बॉस, और सबॉर्डिनेट उसका है नीचे उसके वर्कर या एम्प्लॉय कह लीजिए, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं। सो जब एक सुपीरियर बॉस अपने निचले स्तर पे कोई काम को बांट दे या काम उससे करवाए जो कि काम उसे करना था, तो वहाँ डेलीगेशन होती है। ये सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। सो इस सिद्धांत के तहत भी काम होते हैं। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको जो काम मिला है, बहुत बार देखा गया है टाइम की कमी कह लीजिए या वर्कलोड की कमी का प्रेशर कह लीजिए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं हम काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ हमें काम किसी और से करवाना पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इस सिद्धांत के तहत भी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। अगर डेलीगेशन ना हो काम का तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेंगी। ठीक है, ये सिंपल सी एक आपको बात याद रखनी है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, बॉस से जब नीचे अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है कोई काम करवाने के लिए, वहाँ डेलीगेशन होती है। ठीक है, ओके। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, कार्यकुशलता का सिद्धांत। कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ये ट्राई करना होता है। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में आपने कर ली, आपके पास फंड्स आए, बजट आए, और आपने जो है बिना सोचे समझे उसे वेस्ट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिद्धांत देखना बहुत ज़रूरी है कि कार्यकुशलता से काम हो, एफिशिएंसी से काम हो, इफेक्टिवली काम हो, प्रभावशालीता के साथ काम हो, वेस्टेज ना हो, समय की वेस्टेज ना हो, धन की वेस्टेज ना हो। एफिशिएंसी का मतलब है कार्यकुशलता। ठीक है, इकोनॉमिक वे में काम हो। ये नहीं है कि एक बजट मिला था, कुछ फंड मिले थे, उससे 5 काम हो सकते थे लेकिन उससे एक ही काम हुआ, तो 4 काम नहीं हुए, तो वहाँ अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ये देखिए इस सिद्धांत का मतलब है कि जैसे ये सिद्धांत लिया गया है आर्मी से, रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम सिंगल सुपीरियर एट ए टाइम। मान के चलिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आपके 5 बॉस हैं, लेकिन आप अपने सिर्फ नेक्स्ट सुपीरियर बॉस का ही कहना मानोगे। आपके ऊपर 5 हैं लेकिन आपके ऊपर जो अगला
सिर्फ आपसे बिल्कुल नेक्स्ट जो सुपीरियर है आपका, नेक्स्ट जो आपका जो सीनियर है, सिर्फ आप उसी का कहना मानोगे, वो अपने सीनियर का मानेगा, उसका सीनियर उसके सीनियर का मानेगा। हालांकि देखा जाए तो आप अपने, आपके लिए तो 5 के 5 बॉस हैं, आपके लिए 5 के 5 सीनियर्स हैं, आप उन पांचों की ना सुन के सिर्फ अपने एक सिंगल जो आपके नेक्स्ट बॉस हैं उसकी सुनोगे। आपके जो नेक्स्ट बॉस हैं वो उसके ऊपर वाले जो बॉस हैं उनकी सुनेंगे। सो रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम सिंगल, जैसे कि आर्मी में देखा गया है, एक सिपाही के लिए जो है कैप्टन भी बॉस है, मेजर भी बॉस है, लेफ्टिनेंट कर्नल भी बॉस है, कर्नल भी बॉस है, ब्रिगेडियर भी बॉस है, ठीक है। लेकिन वो किसकी सुनेगा? सिपाही जो उसके सिर्फ अगला सुपीरियर होगा वो उसकी सुनेगा, वो 10 आदमियों से ऑर्डर नहीं लेगा। ये देखा गया है, अगर वो 10 आदमियों से ऑर्डर लेता है तो वो सिस्टम होच पोच हो जाता है, सिस्टम में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ऑर्डर मानने की क्षमता कम हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है, देखिए ये इसको दायरा बोलते हैं, नियंत्रण का दायरा। नियंत्रण का दायरे का मतलब है कि एक मैनेजर कितने जूनियर्स को अफेक्टिवली देख सकता है, निगरानी रख सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, उनकी डायरेक्शन दे सकता है उन्हें। आप आज ऑफिस में मैनेजर हो या बॉस हो, सो आप वहाँ के हेड हो, आप 1000 आदमियों को एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। सो आपकी एक लिमिट है, वो आप सेट करोगे कि मैं तो जी 20 आदमियों को मॉनिटर कर सकता हूँ, 20 आदमियों को गाइड कर सकता हूँ, 20 आदमियों की इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ, 20 आदमियों को नोटिस दे सकता हूँ, लेकिन मैं 1000 आदमियों के लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया 20 लोग। हो सकता है किसी का 30 हो, 15 हो, 6 हो, 5 हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, जनरली देखा गया है ज़्यादा बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, नियंत्रण खत्म होने की कगार पे आ जाता है। सो नियंत्रण का दायरा आपका जितना सीमित हो उतना ही अच्छा होता है। नियंत्रण का दायरा से बाहर आप काम करोगे तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक सिद्धांत है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। ये हम बेसिकली वो पॉइंट से याद कर रहे हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मूलभूत होती हैं, ठीक है। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड हमने किया था पहले भी। हायर लेवल टू ऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड डाउन द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल पीपल, ठीक है। ये भी एक सिद्धांत है। फैक्टर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड चेन ऑफ कमांड, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको ऑर्डर्स मनवाने हैं, काम करवाना है, तो आपको चेन ऑफ कमांड बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए ग्राफ बनाया है मैंने, इसमें से आप समझ सकते हैं फैक्टर्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड चेन ऑफ कमांड। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि ऑर्डर्स दे, उसको मानने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स की तरफ से होनी चाहिए, और यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होनी चाहिए उनके अंदर, तब जाके चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। कि एक बॉस ने 3 को काम दिया, 3 के नीचे सभी ने अपने अपने 3-3 लोगों को काम दिया। सो एक बॉस को सिर्फ 3 लोगों से डील करना पड़ा, उन 3 ने अपने अपने 3, 3, 6 और 9, सो 9 लोगों के अंदर काम चला गया। सो यूनिटी ऑफ कमांड का ये फ़ायदा है कि सबसे सुपीरियर बॉस को सिर्फ 3 ही लोग देखने पड़े, लेकिन काम पहुंच गया 9 लोगों तक। सो 9 लोग बिल्कुल सबसे सीनियर बॉस को नहीं जानते हैं, उसका काम आसान कर दिया किसने? चेन ऑफ कमांड ने आसान कर दिया। ये भी एक सिद्धांत है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, ठीक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेशन, ये आप देख लीजिए, सुपीरियर का मतलब है यहाँ बॉस, सबॉर्डिनेशन जो उसके नीचे काम करेगा।
ये हिंदी में भी देखिए लिखे हैं मून ने। ये आप लिख लीजिए। कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ कमांड को दिया था। मूने और रेले, ये हैं दो नाम हैं। इन्होंने क्या क्या दिया सिद्धांत? समन्वय का सिद्धांत दिया, कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत, मतलब कोई भी काम अगर तालमेल से होगा तो ही ठीक है। ठीक है। पदसोपान की व्यवस्था, पदों का स्थापन होगा। पदसोपान का मतलब है हेरारकी। ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाई जानी है तो पदों का स्थापन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सिद्धांत और सूत्र का सूत्र व स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी की स्टाफ का होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, और लाइन का होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। हेनरी फेयोल ये एक थिंकर हैं, ये आप नाम लिख लीजिए। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सभी लोग जो हैं काम अपने बांट के काम किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। श्रम विभाजन कर लिया जाएगा। एक काम है, उसमें से कुछ काम कोई आदमी करेगा, थोड़ा सा काम कोई और आदमी करेगा। जैसे कि आप कॉलेज से देखिए, कॉलेज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई लोग लाइब्रेरी देखते हैं, कोई लोग कंप्यूटर्स देखते हैं, कोई लोग पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाता है, कोई आपकी एग्ज़ाम्स बनाता है, कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, कोई डेट शीट बनाता है, कोई एडमिशन करवाता है। ठीक है। श्रम विभाजन का सिद्धांत। आदेश की एकता हमने कर लिया, निर्देश की एकता कर लिया, व्यक्तिगत हित, ठीक है, केंद्रीकरण, सुव्यवस्था, समता, ये सारी देखिए आपके सिद्धांत हैं। 14 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। गुलिक ने जो सिद्धांत दिए थे पोस्ट कोर संगठन के, ये मैंने पहले भी करवाए हैं, ये हमेशा आपके काम आएंगे। इनको आप अगर याद कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही है संगठन के मेन सिद्धांत। योजना, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलाई जानी है तो उसके लिए योजना करनी बहुत ज़रूरी है। योजना करके संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। संगठन में स्टाफिंग करना, मतलब लोगों की भर्ती करना बहुत ज़रूरी है। उनको भर्ती करके उसे दिशा निर्देशन देना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, समन्वय, आर से रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, और बी से बजटिंग। पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तालमेल की ज़रूरत पड़ती है, रिपोर्ट बनवाई जाती हैं, दिशा निर्देशन दिया जाता है, स्टाफ क्रिएट किया जाता है, संगठन बनाई जाती है। सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है। गुलिक ने ये पोस्ट कोर दिया था। ये सिद्धांत के 7 तत्व गुलिक ने जो है दिए थे। इससे आप देखिए, इसको करिए, इसकी असाइनमेंट बनाइए, मेन पॉइंट्स की मुझे भेजिए ग्रुप पे। और हेनरी फेयोल नाम याद रखिए, 14 सिद्धांत दिए थे, ये 2 मार्कर में आ सकता है। गुलिक नाम याद रखिए, उन्होंने पोस्ट कोर दिया था। मूने और रेले ने 4-5 सिद्धांत दिए थे, वो देखिए। और इसको हिंदी या इंग्लिश में आपको जैसा लगे वो आप कर सकते हो।